हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित क्वेश्चंस, जिसका आज पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। इसी से ही आगे बढ़ते हुए पार्ट सेकंड करेंगे। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का। वहाँ से भी आप क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करते हुए एक एक करके हम करते चलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। यानी जो तीन से चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संसद से रिलेट नहीं करता। आमुख, स्थगन, भंग करना या फिर बर्खास्त करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो बर्खास्त करना शब्द है ये संसद से संबंधित नहीं है। बाकी आमुख, स्थगन और भंग करना ये सारी की सारी संसद से संबंधित शब्दावली हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उस समिति को क्या कहते हैं। कोई मान लीजिए संसद का विशिष्ट उद्देश्य है, उसके लिए कोई समिति बनाई जा रही है। यानी समिति ऐसे निश्चित पहले से नहीं होती। कोई मान लीजिए कोई उद्देश्य आया है, उसके लिए कोई नई समिति गठित करनी है, तो उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम होता है तदर्थ समिति। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो तदर्थ समिति है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है, और जब काम खत्म हो जाता है, यानी जिस उद्देश्य से आपने उस समिति का गठन किया था वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उसके बाद ये जो समिति है इसे ये भी स्थगित कर दी जाती है, यानी इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, वो किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में। तो इसका आंसर कौन सा वाला सही है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए, जो आप नोटिस लेके आओगे, जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आएगा, उस पे लगभग 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। 10 दिनों के भीतर आपको लोकसभा अध्यक्ष को उसे बताना पड़ेगा। यानी उसमें आपको दिन भी देने पड़ेंगे कि 10 दिन आपको उससे पहले जो है वो बताना पड़ेगा। और जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो केवल और केवल कब आएगा, लोकसभा के अंदर आएगा। किसके विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। तो जितने भी ये ध्यान रखने, जैसे राष्ट्रपति के अगर विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं पहले, चाहे आप राज्यसभा में ले आओ चाहे लोकसभा में ले आओ। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए लाना होता है तो उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आता है, और मंत्रिपरिषद के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो कौन से अनुसूची के तहत ये बताया गया है कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा, वो मतलब कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है कि जो शपथ दिलाई जाती है उसका वर्णन है। पांचवी अनुसूची में जो आरक्षित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं उनका प्रावधान है, उनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिया गया है। और लास्ट जो उसमें छठी अनुसूची है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो सारी अनुसूची वैसे तो बता दी है, उनकी ट्रिक याद करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पॉलिटी के एमसीक्यू की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी। बाकी प्लेलिस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन बी था, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखें,
किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एसएससी स्टेनो वाले भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसका आंसर है राज्यसभा। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर और बात करें हम, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 89 के फर्स्ट में। लेकिन जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में है हमारे पास, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी जो हमारा संसद है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रीय नहीं है, इसमें राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनी स्वरूप की है, या फिर संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं हो सकता। तो देखिए ये बात सही है कि संसद का उच्च सदन तो भंग नहीं होता है भारत की, लेकिन इससे महत्वपूर्ण विशेषता यह है भारत के संसद की कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। तो संसद का एक महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति भी है और यही हमारी संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि अधिकांश देशों की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति या राज्य के अध्यक्ष को संसद में शामिल नहीं किया जाता, वो संसद से अलग होते हैं। इसलिए ये हमारे देश की संसद की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो राष्ट्रपति सदस्यों को नामांकित करते हैं, सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, उसमें वो उसका जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, इसमें ये बताना है। तो देखिए ये जो लिया गया है इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बात करें राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और लोकसभा की बात करें तो 2 सदस्य जो है वो लोकसभा में मनोनीत होते हैं। ये सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं ये अलग अलग क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो इसमें जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो मतलब व्यावहारिक होते हैं या जिनको विशेष ज्ञान या अनुभव होता है, उन लोगों को, ऐसे विद्वान और प्रतिष्ठित लोगों को जो राष्ट्रपति हैं वो डायरेक्ट मनोनीत करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। और ये जो नियम है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बताना है कि संघीय बजट से कौन सा प्रस्ताव संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो कटौती है, ये जो कटौती का जो प्रस्ताव है ये संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन जो वोट होते हैं ना, वोटिंग वगैरह जो की जाती है उसमें राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये पूछा गया कि भाई जो कटौती प्रस्ताव है वो कहाँ पारित किया जाता है, तो लोकसभा में होता है। और राज्यसभा बजट पर वोट नहीं करती है, सिर्फ वो भाग ले सकती है, चर्चा कर सकती है, किसी विषय पर उससे चर्चा करनी है, लेकिन वोटिंग में राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है सारा काम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? वैसे जनरली तौर पर बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल तो राज्यसभा का होता है, लेकिन कितनी बार उसको 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का कार्यकाल अब तक सिर्फ एक बार बढ़ाया गया 6 वर्षों तक, वो भी कौन से सन में? ध्यान रखना 1975 में, जब आपातकाल लगा था उस दौरान इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। किंतु ये बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया था, मतलब पूरी अवधि हुई भी नहीं थी उससे पहले ही लोकसभा क्या हो गई थी? विघटित हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब बढ़ाया गया था, 1975 में, और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो
1 वर्ष, एक मतलब 6 वर्ष का किया गया हो। तो इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किसकी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, जब तक संसद की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में आर्टिकल 114 के तहत बताया गया है कि जो भी विधेयक प्रस्तुत होगा लोकसभा के द्वारा उस पर वोटिंग के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। उसके बाद जब वो वहाँ से पारित हो जाएगा तब राज्यसभा से भी पारित होना जरूरी होता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित नहीं होता। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद ये बिल जो है वो सरकारी खर्च का जो भी बजट वगैरह का बिल है वो पास हो जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पारित होना आवश्यक होता है, राज्यसभा से ज़रूरी नहीं होता। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और विधेयक, कोई और अमेंडमेंट होगा तो वो दोनों सभा से पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्च जो है वो नहीं किया जाता, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो निम्न ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शन है। तो राज्यसभा का उपसभापति, हमने अभी पढ़ा था कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है हम उसको क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। और राज्यसभा का उपसभापति ही क्या कहलाया जाता है? उपराष्ट्रपति कहलाया जाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में जो अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें होती हैं, योग्यताएं, तो उसमें ये योग्यता होती है कि वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जा सकता है। और वो राज्यसभा का सदस्य बने रहने तक और अपना पद त्याग करने तक, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जाने तक जिसे राज्यसभा के सदस्यों ने बहुमत से पास किया हो, तब तक वो अपना पद जो है वो धारण कर सकता है। यानी जब तक राज्यसभा के सदस्यों की अनुमति होगी तब तक वो अपना पद जो है वो धारण कर सकता है। और उसके मान लीजिए उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो पारित हो गया तो उसे हटा दिया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 249 आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार उसे है। यानी राज्यसभा के अंदर, राज्य सूची के अंदर कौन कौन से विषय आएंगे, उस पर क्या क्या कानून बनाएगा, तो इसका अधिकार संसद को है। और इसको बताया गया है आर्टिकल 249 के तहत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी जो अधिकतम संख्या है वो लोकसभा में कितनी हो सकती है ये बताना है। तो आर्टिकल 81 के अनुसार, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 550 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम है बस 550, उससे कम तो हो सकती है, जैसे मान लीजिए कभी 540 होती है, कभी 545 होते हैं, लेकिन 550 से ज़्यादा नहीं होगी टोटल अगर हम बात करें तो। और इसमें तो 2 सदस्य जो हैं वो लोकसभा में तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उनका प्रतिनिधित्व तो सिर्फ इतना होता है कि वो बस चर्चा में भाग ले सकते हैं, अगर किसी प्रकार की वोटिंग होनी होती है तो उसमें वो सदस्य भाग नहीं लेते। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। 14 क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यानी जो लोकसभा है उसमें जो अध्यक्ष है यानी स्पीकर है, सबसे पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो उनका नाम था मीरा कुमार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने 2009 में अपना पद ग्रहण किया था, 2014 तक वो अपने पद पर रही थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला स्पीकर थी। इसके बाद अगर बात करें दूसरी कौन थी, तो दूसरी महिला का नाम था सुमित्रा महाजन। ये लोकसभा स्पीकर की दूसरी महिला थी। तो दोनों ध्यान रखना, पहली में आएगा तो प्रथम महिला पूछा गया तो मीरा कुमार, और अगर सेकंड पूछा जाएगा अगर वर्तमान में तो सुमित्रा महाजन दूसरी महिला हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है 15, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? यानी ऐसा सदन जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजती है, वो कौन सा सदन है? तो इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जाती हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा में तो जनता भाग नहीं लेती, लेकिन लोकसभा में जो है वो जनता चुनकर अपने प्रतिनिधित्व को भेजती है, इसलिए लोकसभा को बोला जाता है जनता द्वारा निर्वाचित सदन। तो आंसर है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई भारतीय संसद में जो शून्य काल बोला जाता है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रश्न काल और अगली कार्यसूची का जो बीच का समय होता है उसे बोला जाता है शून्य काल। यानी जो स्टार्टिंग का आपका प्रश्न काल है, उसके बाद जो अगली कार्यवाही होती है उसके बीच के समय को, यानी लगभग 12 बजे के प्रारंभ होने के कारण इसे शून्य काल बोला जाता है। क्योंकि देखिए 12 बजे को क्या बोलते हैं कि जो मॉर्निंग भी नहीं होती और नून भी नहीं होता, तो इसलिए 12 बजे लगभग ही स्टार्ट होता है और इसलिए इसे शून्य काल बोला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन क्या है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वे सत्र से निरंतर अनुपस्थित रहे। जो संसद में सत्र बुलाए जाते हैं, अगर कोई सदस्य उन सत्र में अनुपस्थित है, लगभग कितने दिन तक वो लगातार सत्र में नहीं आएगा ताकि वो अपना सदस्यता जो है गवा दे? तो इसका आंसर है 60 दिन तक। अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो उसके सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, उसका स्थान जो है वो रिक्त कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम उसके पास कितने डेज होते हैं? 60 डेज होते हैं बस मैक्सिमम। 18 क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता जो है वो कौन निर्धारित करता है? यानी उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या उनका वेतन रहेगा लोकसभा के अध्यक्ष का, ये कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 97 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो वेतन और भत्ता दिया जाएगा उसका निर्धारण पूरा संसद के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? देखिए हाउस ऑफ द पीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा चुना गया सदन होता है, इसलिए बोला जाता है इसे हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन ये नाम इसे किस वर्ष दिया गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, किसका नाम किस वर्ष उसको बोला गया है। तो देखिए ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, 1954 है, 64, 74 या 84। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954। 14 मई 1954 इसकी पूरी डेट है। इस वर्ष इसको घोषित किया गया था हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को ये नाम दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, सारी संसद से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो समाप्त हो गए। लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो लगभग 6 महीने का अंतराल तो होना ही चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोकसभा के नियम के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो एक सत्र में एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता, परंतु 2 सत्रों के बीच की अवधि पर निर्भर करता है। मान लीजिए 2 सत्रों के बीच अधिकतम से अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, तो हमें पता है, परंतु ये अंतराल जो है वो कम भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम तो 6 महीने का है ना, मिनिमम आप 3 महीने का भी कर सकते हो। तो इस प्रकार ये निर्धारित किया गया है कि जो 2 अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उनके बीच लगभग 6 महीने का अंतर तो होना ही चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो संसद और पार्लियामेंट से रिलेटेड तो जितने क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो गए। बार बार यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो पूरा PDF फाइल है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा PDF फाइल का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।